नमस्कार साथियों, मैं श्रवण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। जैसा कि थंबनेल में देखा है, अपनी एक रेखा और कोण से संबंधित चौथी क्लास है। पिछली क्लासों में अपन ने रेखा, कोण की परिभाषाएं, कोण की डिग्री और फिर बहुभुज में बनने वाले कोणों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपन ने त्रिभुज को समझ लिया था। त्रिभुज में किस प्रकार के कोण बनते हैं। त्रिभुज और वृत्त के साथ में अपन ने त्रिभुज का केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र के बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है, अगला अपन ने टॉपिक इसी में बहुभुज को आगे बढ़ाऊं तो त्रिभुज के बाद में अपन ले रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं अभ्यर्थियों? चतुर यानी चार, भुज यानी भुजाओं से। चतुर्भुज का मतलब हुआ चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, उसको क्या कहेंगे अपन? चतुर्भुज। चार भुजाओं की घिरी हुई बंद आकृति उदाहरण आपने बहुत सारे सुने, जिसमें आपने आयत नाम सुना। आयत एक क्या है? चतुर्भुज है। आयत भी चतुर्भुज है। वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो ये सारी आकृतियां चतुर्भुज के अंतर्गत अपन ने पीछे क्लासों में पढ़ी है। आपने आयत पढ़ा है, छोटी क्लासों में वर्ग पढ़ा है आपने। समांतर चतुर्भुज क्या चीज होती है, समचतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ये है जो अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे इन चतुर्भुजों के बारे में। और फिर चतुर्भुजों के कोणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभ्यर्थियों, तो बहुभुज में अपन ने, ठीक है ना, पिछली क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि बहुभुज है, उस बहुभुज का, चाहे वो किसी भी प्रकार का बहुभुज क्यों ना है, त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, उसमें एक सामान्य चीज सब में कॉमन बताई मैंने आपको। वो क्या बताई, याद हो आपको? तो चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या होगा? बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, या फिर चतुर्भुज कह दूं, त्रिभुज कह दूं, तो उन सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। तो वो यहां भी नियम लागू होगा, चाहे वो आयत है, चाहे वर्ग है, ये सारे चतुर्भुज है। आयत भी चतुर्भुज होता है, वर्ग भी चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है, और समचतुर्भुज भी चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज भी चतुर्भुज ही है। ठीक है, पर अब इसमें क्या है विशेषता? आयत अलग क्यों है वर्ग से, वर्ग अलग क्यों है आयत से, समचतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, और उनमें कौन कहां कहां बनते हैं, उनके बारे में अपन आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद में अगला टॉपिक अपन छेड़ेंगे। तो देख लीजिए आयत में क्या चीज होती है, किस प्रकार के कोण बनते हैं अभ्यर्थियों। आप छोटी क्लासों में अच्छी तरह से आयत को समझ चुके हो कि आयत चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। बेटियों, पढ़ा है ना आपने? आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात प्रत्येक कोण कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री का होगा। आगे बात समझ में? तो आयत के अंतर्गत यदि आपसे कोई किसी प्रकार की आकृति में दे दिया जाए कि भी आयत है, तो यदि आयत शब्द न दिया जाए तो और विशेषता क्या दे सकते हैं आपको कि सम्मुख भुजाएं बराबर है। नाम दे दूं A, B, C और D। तो आयत में क्या होती है? सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर होती है, अर्थात भुजा AB बराबर होगा CD के और AB समानांतर होगा CD के। दूसरी विशेषता इसमें, सम्मुख भुजाएं अर्थात BC के सामने वाली भुजा ये भी तो बराबर होगी। BC बराबर होगा AD और BC समानांतर होगा AD। ये भुजाएं आपस में बराबर भी होगी और समानांतर भी होगी। और आयत का प्रत्येक कोण हमेशा समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का होता है फिर? 90 डिग्री का कोण। ठीक है ना, ये तो सामान्य छोटी चीज थी। इसमें प्रश्न क्या बनेंगे और किस प्रकार बनेंगे, वो चीज यदि आपसे पूछी जाए तो आपको अनुपात देकर के पूछा जा सकता है। ठीक है ना, फिर कोणों के योग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात समझ? ठीक है, तो आयत से संबंधित कोई ज्यादा प्रश्न बनने वाला विशेष है नहीं, बस आपको केवल जानकारी दी जा रही है कि भाई कौन कहां बनेंगे, वो अगले प्रश्न में आप समझेंगे कि हाँ यहां कौन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए फिर इसमें एक चीज क्या होती है आयत में, अभ्यर्थियों समझ लीजिए, यहां इसी आकृति में बता देता हूं। एक होता है विकिरण। क्या होता है अभ्यर्थियों? विकिरण। ये दो विकिरण हो गए, एक तो विकिरण AC और BD। विकिरण आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। ये जिस बिंदु का नाम दे दूं मैं, मान लीजिए O। तो ये विकिरण क्या होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
सम द्विभाजित का मतलब क्या हुआ, सम यानी सम्मान, द्वि यानी दो भागों में बांटे जाते हैं, सम्मान दो भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे ए सी है, ये दो भागों में हो गया, एक ए से ओ तक और ओ से सी तक, तो ये दोनों भाग आपस में बराबर है, ठीक है। इधर बी से ओ तक और ओ से डी तक, ये दोनों भाग भी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। समान सॉरी आयत के विकिरण है वो समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। अब आगे आकृति आएगी उसमें समझना, वहां कोण भी बनेंगे और उन कोणों की विशेषता होती है। कोण तो यहां भी बने हैं, तो यहां ये क्या है कि कोण ये बन गए, देखिए पिछली क्लासों में आपने समझा, इन दोनों कोणों को आप क्या कहोगे, शीर्ष अभिमुख कोण, ये दोनों आपस में कोण बराबर है, इधर वाले ये कोण भी आपस में बराबर है, ठीक है ना। वहां यहां डिग्री का कोई विशेष नियम नहीं है, डिग्री अगले आप वर्ग पढ़ेंगे उसमें होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था अपना आयत। आयत का आपको ध्यान ये रखना है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बस कोण इसलिए बताया इस आयत को। अब वर्ग ले रहा हूं, देखिए वर्ग में क्या होता है अभ्यर्थियों, वर्ग ये भी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, जिसकी विशेषता क्या है, चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। नाम दे दूं वर्ग का ए बी सी और डी। इसमें क्या है, भुजा ए बी बराबर है बी सी, बराबर है सी डी और बराबर है ए डी, ठीक। दूसरी विशेषता इसमें सम्मुख भुजाएं समानांतर भी है, ए बी समानांतर है सी डी और सी बी सी समानांतर है ए डी, ठीक है बच्चों। और प्रत्येक कोण यहां भी समकोण है, प्रत्येक कोण है वो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण है डी, और सभी कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। कोण ए बी सी और डी चारों कोण बराबर है, अर्थात प्रत्येक कोण समकोण है। बात किसकी कर रहा हूं, वर्ग, ठीक है ना। तो चारों कोण समकोण होंगे अर्थात 90 डिग्री के होंगे। आगे बात समझ, ठीक। चलिए, अब यहां क्या है अभ्यर्थियों, विकिरण की बात कर रहा हूं। यह है विकिरण, एक ए सी और एक बी डी। ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते मान लेते हैं। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ओ पे। तो ए सी के दो भाग हो गए, एक तो ए ओ और ओ सी। तो यहां भी ये ए से ओ बराबर है ओ से सी, अर्थात ये दोनों भाग बराबर है, समद्विभाजित इसमें भी होता है, ठीक। चलिए, दूसरा है बी ओ बराबर ओ डी या फिर डी ओ, कुछ भी कह दीजिए, बी से ओ और ओ से डी ये दोनों भाग भी बराबर है। अब यहां अभ्यर्थियों क्या विशेषता, एक और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये जो विकिरण है वो समद्विभाजन तो होते ही होते हैं, साथ साथ में लंब समद्विभाजन अर्थात 90 डिग्री कोण भी बनाते हैं आपस में, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने योग्य बात है। ये जो कोण बना है वो 90 डिग्री का बना है। किस में बात कर रहा हूं, वर्ग में। वर्ग के विकिरण है वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजन का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री कोण भी बनाते हैं और समान दो भागों में भी बढ़ते हैं। यहां जो ये कोण बना है, मान लीजिए कोण का नाम दे दूं ए ओ बी। कौन सा कोण, ए ओ बी। ये कोण हमेशा कितने डिग्री होगा अभ्यर्थियों, 90 डिग्री होगा। बस ये चीज थी, इसलिए इसको समझाने का जरूरी था कि भाई वर्ग के विकिरण है वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, अर्थात 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो यहां बन गया कोण अपना 90 डिग्री का। अब देखिए यहां ये 90 डिग्री का एक ही नहीं, ये सभी कोण 90-90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। इधर ये कोण है ये भी 90 का है, इधर ये कोण है ये भी 90 का है, और ये कोण है ये भी 90 का है। चारों कोण जहां चार कोण बने वो चारों समान है, अर्थात 90 डिग्री कोण बने। तो ये चीज यहां विशेष ध्यान रखनी, किसमें है, वर्ग में। आयत में नहीं अभ्यर्थियों, ध्यान रखना, आयत में ऐसा नहीं है, केवल किसमें, वर्ग में। वर्ग के विकिरण है वो लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक। बात आगे समझ में यहां तक। चलिए आगे अपन ले रहे हैं समांतर चतुर्भुज को। बस वर्ग में और आयत में अंतर क्या था, सम्मुख भुजाएं बराबर इसमें भी है, सम्मुख भुजा बराबर उसमें आयत में भी है। इसकी चारों भुजाएं बराबर है आपस में, वो वहां नहीं है आयत में, ठीक। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजन आयत में भी करते हैं, वर्ग में भी करते हैं, पर आयत के विकिरण है वो आपस में 90 डिग्री कोण पे नहीं काटते, वर्ग के विकिरण आपस में 90 डिग्री कोण पे काटते हैं। अब ले रहा हूं अभ्यर्थियों समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है देखिए अभ्यर्थियों, यह है आपका समांतर चतुर्भुज। नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, यहां भी भुजा ए बी और सी डी बराबर होगी, बी सी और ए डी ये भी बराबर होगी, ठीक।
फिर सम्मुख भुजाएं समानांतर भी है, अर्थात ए बी समानांतर डी सी है। लिख देता हूं कि भुजा ए बी बराबर है सी डी और भुजा बी सी बराबर है ए डी। फिर ए बी समानांतर है सी डी और बी सी समानांतर है ए डी। सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होती है, ठीक है। विकीर्ण इसमें भी है, बात आई समझ में। विकीर्ण ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, पर यहां ध्यान रखना लंब समद्वि भाजन नहीं है, समान दो भागों में ये जरूर बढ़ते हैं, ठीक है। कोण की बात बताऊं फिर तो ये जो चारों कोण है यहां देखिए, ये आयत में और वर्ग में क्या था, प्रत्येक कोण समकोण था, 90 डिग्री का था। यहां ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। यहां क्या विशेषता है कि कोण ए और कोण सी बराबर होंगे, अर्थात सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज का कोण ए कोण सी के बराबर, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो ये कोण की बात यहां आ गई, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था भी कोण ए और कोण सी आपस में बराबर। फिर कोण बी और कोण डी आपस में बराबर होंगे, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी। अब कितने डिग्री के होंगे वो तो मान आपको दिया होगा, उस आधार पर अपन इसका ज्ञात कर लेंगे, ठीक। क्या विशेषता कि कोण ए कोण सी के बराबर, अर्थात सम्मुख कोण आपस में बराबर, कोण बी और कोण डी आपस में बराबर है। आगे बात समझ में बैठते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन इसमें और थोड़ी सी चीज देखें, पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ चीज है वही देख रहे हैं, ठीक है ना। जब ये दो समानांतर रेखाएं हैं, क्या है समानांतर रेखा, ये ए बी और सी डी, ये दोनों समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, देखिए ये तिरछी रेखा बीसी है जो उसको काट रही है। जब समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर बने हुए अंतः कोणों का योग अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा, कितना होता है अभ्यर्थियों, 180 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोण बी और कोण सी का योग होगा 180 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। आगे बात समझ। अब इसमें से आपको कोई एक कोण दे दे चतुर्भुज का, फिर आपसे कोई भी कोण पूछे तो अपन ज्ञात कर सकते किसमें, समांतर चतुर्भुज। मान लीजिए कोण बी आपको दे दिया 120 डिग्री का, कोण बी कितना दे दिया फिर तो 120 डिग्री। कौन सा कोण है, कोण बी। जब बी 120 है तो अपने को पता है बी और डी दोनों बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होता है, तो डी कितना हो जाएगा 120 हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। जब बी 120 है तो अपने को यह भी पता है कि बी और सी दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। बी और सी किसमें, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूं। देखिए वर्ग में भी होता है, आयत में भी होता है, ये तो 180 होता ही है, पर उसमें इन कोणों को ज्यादा चर्चा नहीं करते क्योंकि प्रत्येक कोण वहां समकोण होता है। जब समकोण है तो अपने को पता है ये भी 90 और ये भी 90, तो वहां प्रश्न ज्यादा बनने के चांसेस कम रहते हैं। तो यहां प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। तो कोण बी और कोण सी दोनों का योग 180। जब बी है 120, बी 120 है तो सी कितना होगा, तब जाके 180 होगा, सी हो जाएगा 60 डिग्री। जब सी 60 डिग्री हो जाएगा तो ए भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि सी और ए दोनों आपस में बराबर है। जब अब एक कोण से अपने को चारों कोणों का मान मिल गया। आगे बात समझ में, क्या था ये, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खास विशेषता यही ध्यान रखने की सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, न कि समकोण होता है सभी कोण, ध्यान रखना, ठीक। कोण ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा, ठीक है। फिर जो ये विकीर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहां 90 डिग्री कोण नहीं बनता, ध्यान रखने पड़ती, यहां 90 डिग्री कोण इसमें नहीं बनता, आयत में भी नहीं बनेगा, समांतर चतुर्भुज में भी नहीं बनेगा, वर्ग में बनता है, ठीक। तो यहां ये जो कोण है 90 डिग्री के नहीं बनेंगे, पर ये जो शीर्षाभिमुख कोण बने ये जरूर आपस में बराबर होते हैं। ये तो अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है कि भाई जहां एक दूसरे को रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। आगे बात समझ, ठीक है ना। चलिए, तो ये था समांतर चतुर्भुज। अगला देखते हैं अपन समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में खास क्या चीज है वो देखिए। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज कैसा, सम, सम का मतलब समान, चारों भुजाएं इसमें क्या होगी विद्यार्थियों, ये मान लीजिए ए बी सी और डी। सम चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं समान होगी, चारों भुजाएं क्या होगी, समान। जितनी ए बी है उतनी बी सी, उतनी सी डी और उतनी ए डी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी, ये चारों भुजा इसमें समान होगी, ठीक है। फिर चारों भुजाओं में सम्मुख भुजा इसमें भी समानांतर होगी, ठीक। अर्थात ए बी समानांतर होगा सी डी और बी सी समानांतर होगा ए डी।
आगे बात समझ, ठीक है। यहां ये जो कोण है, ये कोण सम्मुख कोण आपस में इसमें भी बराबर होंगे, अर्थात कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। सम्मुख कोण इसमें भी बराबर होंगे। आयत और वर्ग में सभी कोण 90-90 डिग्री के थे, समकोण थे, पर यहां कोण समकोण होना जरूरी नहीं है। कोण की विशेषता क्या होगी कि कोण ए सी के बराबर होगा और कोण बी के डी बराबर होगा। आगे बात समझ में पड़ती है, ठीक है। अब इसमें विकिरण है, वो क्या होता है, विकिरण लंब समद्विभाजक होता है, अभ्यर्थी ध्यान रखना। सम्मान दो भागों में बढ़ते ही है। ए से मान लीजिए ये ओ दे दिया, तो ए से ओ और ओ से सी ये दोनों बराबर हो गए। इधर बी से ओ और ओ से डी ये दोनों भी बराबर हो गए। और यहां जो बनने वाला कोण है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो कोण एक तो ए सी के बराबर और बी डी के बराबर होगा, ठीक। दूसरी विशेषता जो समांतर चतुर्भुज में थी वो यहां भी है। दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यहां भी काट रही है, तो इसमें भी कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये भी ध्यान रखना, कोण ए और डी ये भी होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ए प्लस कोण डी बराबर भी 180 डिग्री। ये समांतर चतुर्भुज में है, ये भी समांतर चतुर्भुज में है। समांतर चतुर्भुज में मैंने ये चीज लिख दी पर ये नहीं लिखी। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंत है कोण, तो इस रेखा बी सी के एक ही ओर बन रहे हैं, तो ए डी के भी एक और बन रहे हैं। ये भी तो 180 होता है। तो यहां मैंने दोनों चीज लिख दी, वहां एक ही लिखी थी पर होता वहां भी दोनों है, ठीक है, ध्यान रखना। बी प्लस सी 180, ए प्लस डी 180, ठीक है। अब देखिए ये जो कोण बना है ओ, अर्थात ए ओ बी, ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का, ठीक। कौन सा कोण, कोण ए ओ बी बराबर होगा 90 डिग्री, समकोण होगा। कोण ए ओ बी अर्थात विकीर्ण है जो आपस में लंब समद्विभाजन होता है। यहां जो बनने वाला कोण है वो अभ्यर्थियों समकोण होगा। किस किस में होगा, वर्ग में होगा और समचतुर्भुज में होगा। जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर है वहां अंदर वाले कोण है वो 90-90 डिग्री होंगे, ठीक है। आयत में जरूरी नहीं, समांतर चतुर्भुज में भी जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, ठीक है। कोण सम्मुख बराबर होते हैं, ध्यान रखना। ए और सी बराबर होगा, बी और डी बराबर होगा। फिर कोण बी और सी का योग 180, कोण ए और डी का योग भी 180, और कोण बी ओ सॉरी ए ओ बी का मतलब क्या हुआ, जहां विकिरण प्रतिच्छेद करते हैं ये जो कोण है 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। चारों कोण समकोण होंगे। आगे बात समझ में, किस में बात कर रहा हूं, समांतर चतुर्भुज सॉरी समचतुर्भुज की बात कर रहा हूं। समचतुर्भुज में विकिरण का समद्विभाजन हमेशा लंब समद्विभाजन होता है, तो यहां हो जाए कोण 90 डिग्री का। तो ये था समचतुर्भुज से संबंधित, ठीक। अगला एक ले रहा हूं अपना चतुर्भुज का रूप है वो, जिसको अपन कहते हैं समलंब चतुर्भुज। कैसा, समलंब। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ये जो चतुर्भुज है नाम दे दिया ए बी सी और डी। क्या है ये, समलंब चतुर्भुज। क्या विशेषता देखिए, चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, पर उसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और अंतर ये होगा बिरजो कि इसमें चारों भुजाएं हैं वो अलग अलग होगी। कोई भी भुजा दूसरी एक दूसरे के समान नहीं होगी, ठीक। किसी भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होगी, पर सम्मुख भुजा का एक युग्म है वो समानांतर होगा। सम्मुख भुजा का एक युग्म क्या होगा, समानांतर होगा। मतलब ए बी और ये जो सी डी है ये समानांतर है, ए बी समानांतर है सी डी, ए बी समानांतर सी डी है। किसके समानांतर, एक। जरूरी नहीं कि ये दोनों समानांतर हो, अब वही समानांतर तो ये भी हो सकती है, कौन सी, ए डी और बी सी भी समानांतर हो सकती है, तब ये दोनों आपस में समानांतर नहीं होगी। चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं, कोई भुजा किसी के बराबर होना जरूरी नहीं है। अब देखिए ये लंबी ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये थोड़ी कम है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो भुजाएं आपस में अलग अलग होगी, बस केवल एक युग्म, एक युग्म का मतलब जोड़ा, एक तो ये है जोड़ा, दूसरा ये जोड़ा है, तो कोई एक युग्म क्या होगा, आपस में समानांतर होगा। तो ये क्या होता है, समलंब। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां समलंब में क्या विशेषता होती है, ये जो कोण है यहां इनका योग भी कितना होता है अभ्यर्थियों, 180। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर होगा 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण सी ये भी होगा 180 डिग्री। किस में बात कर रहा हूं अभ्यर्थियों, समलंब चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज में
कोण सी और कोण बी, इनका योग भी 180 और कोण ए और डी का योग भी 180। ये क्यों? पीछे अपन ने पढ़ लिया, वही नियम यहां लागू हो रहा, बाकी नई चीज नहीं है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, भाई ए बी और सी डी ये दोनों समानांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही और बनने वाले अंत्यकोणों का योग 180 होता, तो इन दोनों का योग 180 और इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। आगे बात समझ में? तो ये है समलंब चतुर्भुज से संबंधित। रेडी? ठीक है। अब अगला अपना आ रहा है, वो आ रहा है फिर तो चक्रीय चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? चक्रीय चतुर्भुज। क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज? चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या चीज होती है? अब ऐसा नहीं चतुर्भुज एकदम चक्कर की तरह होगा, नहीं। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है फिर तो कि ऐसा चतुर्भुज जिसके ये जो चारों शीर्ष है, मतलब ए बी सी और डी, ये एक वृत्त के परिधि पर होने चाहिए। ऐसे मतलब क्या होना चाहिए? वृत्त की परिधि पर। या फिर मैं इस प्रकार बना देता हूं, ये एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है, वो एक चक्रीय चतुर्भुज। अब बेटे आपको इस प्रकार का आकृति जरूरी नहीं कि देंगे वहां वर्त बना करके फिर उसके अंदर आपको चतुर्भुज बना के देंगे, नहीं। आपको कह दिया जाएगा कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो भी अपना को मानना है क्या है को उसके शीर्ष है वो वर्त के ऊपर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना? चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? तो ये जो सम्मुख कोण है इनका योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। कोण ए और सी का योग 180 होगा। ध्यान रखना, कोण बी और कोण डी का योग 180 होगा। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसमें? चक्रीय चतुर्भुज में। बात आई समझ में अभ्यर्थियों? आपको एक ए बी सी डी चतुर्भुज दे दिया जाएगा, फिर यह कह दिया जाए कि भाई ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण बी 50 डिग्री दे दे मान लीजिए, या 60 डिग्री दे दे, 80 डिग्री दे दे, कुछ भी दे दे। इस कोण का मान देकर के फिर डी का मान आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हो कुछ? भाई कोण मान लीजिए बी 80 डिग्री है तो डी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। आगे बात समझ, मान लीजिए ये जो सी है वो 120 डिग्री दे दिया तो ए कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बाकी चतुर्भुजों में क्या बताया? बी और सी का योग 180 बताया था उसमें, ए और डी का किसमें? समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सब में। ठीक है ना? पर यहां इनका ध्यान में रखना है, ठीक। और उसमें देखिए किसमें बात कर रहा हूं? आयत की। ये आयत में इन दोनों कोणों का योग 180, क्योंकि ये तो समकोण है, फिर इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होता है। ठीक है ना? पर यदि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज की बात कर लूं तो समांतर चतुर्भुज में ये भुजाएं भी समानांतर है, ये भुजाएं भी समानांतर है। फिर तो ध्यान रखना, भुजा ए बी समानांतर है सी डी, ए बी और सी डी ये भी समानांतर है, तो भुजा बी सी और ए डी भी तो समानांतर है। किसकी बात करूं? समचतुर्भुज कह दूं या समांतर चतुर्भुज कह दूं, आयत कह दूं, वर्ग कह दूं। सम्मुख भुजाओं का युग्म होता है वो समानांतर होता है। जब ये भुजाएं भी समानांतर है तो इन दोनों कोणों का योग भी तो 180 डिग्री होगा। ठीक, इन दोनों कोणों का योग भी 180, मतलब a प्लस बी भी 180, b प्लस सी भी 180, c प्लस डी भी 180 और a प्लस डी भी 180 डिग्री होता है। पर यहां क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज में कि a और c अर्थात सम्मुख कोणों का योग 180 होगा, b और d इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। बात किसकी कर रहा हूं? चक्रीय चतुर्भुज की। चक्रीय चतुर्भुज में बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना? इतनी चीज ध्यान रख लोगे आपका काम बन जाएगा कि भैया ये कोण कितने डिग्री होगा इस प्रकार। ठीक है ना? चलिए, तो चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित ये बात थी जिसमें अपन ने पढ़ लिया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग है जो 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर तो ये तो थे कोण अपने चतुर्भुज से संबंधित। आपसे कोई भी कोण पूछ ले तो चतुर्भुज की विशेषता और कोण के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है ना? तो चतुर्भुज से संबंधित किसी प्रकार का कोण, चाहे वो आयत का दे दे, वर्ग का दे दे, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का दे दे, सम चतुर्भुज का दे दे, या फिर आपसे समलंब का दे दे, या फिर चक्रीय चतुर्भुज का दे दे, तो सामान्य प्रश्न किसी प्रकार का बनेगा तो आप उसको आराम से हल कर लोगे। विशेषताएं जो पीछे अपन ने पढ़ी है उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि शीर्ष अभिमुख कोण आ जाए कहीं, या फिर एकांतर कोण आ जाए कहीं,
आगे बात समझ में, ठीक है। फिर समांतर रेखाओं के एक त्रिज्या काटे और एक ही ओर के अंतः कोण आ जाए, फिर या संगत कोण आ जाए, तो उन सारी विशेषताओं को एक ही आकृति में आपको फॉलो करना है। त्रिभुज वाली स्थिति आ जाए, वो सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। चलिए अब अपन क्या ले रहे हैं, आकृति ले रहे हैं अगली चतुर्भुज के बाद में अभ्यर्थियों वृत्त के अंदर कौन किस प्रकार के बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए किसके अंदर, वृत्त के अंदर कौन बनते हैं। और थोड़ा डीप प्रश्न बनाया तो 90% चांसेस यहां से रहेगा कि वृत्त के अंदर कौन और उनसे संबंधित प्रश्न का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं, और दूसरे बनते हैं त्रिभुज से संबंधित। चतुर्भुज तो रियरली आपसे कम ही पूछे जाएंगे, और बाकी जो सामान्य मैंने कोणों के बारे में आपसे चर्चा की, विशेषता उनकी, वहां भी ध्यान रखना, ठीक है। चतुर्भुज तो मैंने आपको बता दिया, बस केवल वहां यदि आ जाए ऐसे समांतर चतुर्भुज, सॉरी सम चतुर्भुज और वर्ग से संबंधित विकिरणों का यदि सिलसिला आ जाए वहां, या फिर चक्रीय चतुर्भुज का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब वृत्त में कौन किस प्रकार के बनते हैं और क्या चीज होती है, वृत्त को ध्यान से अब समझ लेते हैं। देखिए अब वृत्त, ये एक मान लीजिए मैंने आकृति बना दी, वृत्त है, ठीक है। और इस वृत्त का ये केंद्र बिंदु जिसका नाम दे देता हूं ओ, इसमें कौन क्या और किस प्रकार बनते हैं। उससे पहले इसमें कौन कौन से भाग होते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये ओ क्या है, केंद्र बिंदु है। ये क्या है, परिधि है। क्या है, परिधि है। अब परिधि मतलब मैं मान लीजिए इस परिधि पे कोई दो बिंदु दे देता हूं, जैसे इसको ए दे दिया और इसको बी दे दिया। परिधि पे दो बिंदु दे दिए ए और बी, तो ये ए से बी तक ये एक चाप है, इसको क्या कहेंगे अपन, चाप। और इधर ए से बी तक ये भी चाप है। ये छोटा है इसलिए इसको लघु चाप कहा जाता है, और ये बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ चाप कहा जाएगा। बड़ा चाप है और ये छोटा चाप है। ये केवल क्या दिए मैंने, दो बिंदु दिए ए और बी, ठीक है। अब ए और बी को यदि मैं मिला दूं तो ये क्या है बेटियों, जीवा है। क्या है ये, जीवा है। ए बी क्या है, ए बी इस वृत्त की जीवा है। समझ रहे बात को, ए बी वृत्त की जीवा होगी। जीवा देखिए कहीं भी खींची जा सकती है। अब जीवा कोई एक फिक्स जीवा नहीं है, यहां से मैं खींचू और तो जीवा हो जाएगी, फिर नीचे और खींच दी जीवा, ऊपर से खींचे तो भी जीवा है, ठीक है ना। इस केंद्र बिंदु से ऊपर खींचोगे तो भी जीवा है। बात क्या है कि परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होता है, वो क्या कहलाता है, जीवा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये परिधि का मैं एक बिंदु यहां ले रहा हूं, दूसरा बिंदु यहां ले रहा हूं, इसका नाम P और दे दिया मैंने, इसका नाम Q दे दिया। P और Q को मिला दिया मैंने। भाई परिधि पे बिंदु P है और परिधि पे बिंदु Q है, तो ये परिधि के बिंदु को परिधि इस बिंदु को मिला रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी जीवा है। PQ क्या है, जीवा है। पर ये जो जीवा है वो केंद्र बिंदु से होके गई है। कहां से गई है, केंद्र बिंदु से होके गई है। इसका मतलब ये PQ क्या हो गया भाई, व्यास हो गया। व्यास और जीवा एक ही चीज है, बस दोनों में अंतर क्या है कि भाई जीवा है वो जब तक यदि केंद्र से नहीं जाती है तब तक तो वो जीवा कहलाएगी, और वही जीवा यदि केंद्र से होके जाए तो वो व्यास कहलाएगी। आगे बात समझ में। अब इस व्यास ने क्या काम किया बेटियों, व्यास ने इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांट दिया। एक तो ऊपर वाला वृत्त होगा, एक नीचे वाला वृत्त होगा। यदि इस जीवा को मैं अब मिटा दूं तो ये वृत्त के दो भाग हो गए, अर्धवृत्त, आधा वृत्त ऊपर हो गया, आधा वृत्त ये नीचे हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ऊपर वाला भाग अर्धवृत्त, नीचे वाला भाग अर्धवृत्त, ठीक है ना। और ये जो जीवा थी ए बी, इस जीवा ने क्या किया, चाप बनाया, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। आगे बात समझ, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन कहां और किस प्रकार बनेंगे वो देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक। कौन कहां बनते हैं जो उसको समझिए। ये वृत्त है अपना, ये दो बिंदु ले रहा हूं मैं ए और बी, और ये एक केंद्र बिंदु है, वृत्त का केंद्र बिंदु ओ है। अब यदि ओ को ए से और ओ को बी से मिला दूं तो ये एक कोण बन गया अपना, बना है ना कोण। क्या कर दिया, ए और बी वृत्त की परिधि पर दो बिंदु है और केंद्र बिंदु ओ से मिलाते ही एक कोण बन गया, कौन सा, ए ओ बी, ठीक है। अब यदि इसी परिधि पर कोई मैं तीसरा बिंदु यहां ले लेता हूं, इस चाप पे नहीं, चाप कौन से पे ले रहा हूं, दीर्घ चाप पे ले रहा हूं, और इसका नाम दे देता हूं मान लीजिए सी। अब सी को भी मैं ए और बी से मिला देता हूं तो ये एक कोण यहां बन गया। देखिए क्या हो गया कि चाप ए बी ने, किसने,
चाप ए बी, ये ए बी चाप है, या फिर मैं कह दूं लघु चाप, या फिर इस सारी समस्या को समाप्त करने के लिए एक शब्द बोल दूं मैं, ये जीवा, जीवा ए बी। कौन सी जीवा? ए बी ने क्या कर दिया, एक तो केंद्र पे भी कोण बना दिया और एक दीर्घवृत्त पे भी कोण बना दिया। दो कोण बना दिए, केंद्र पे बनाया और वृत्त पे भी बना दिया, अर्थात दीर्घ चाप पर बना दिया। तो यहां क्या कर दिया, ये जो दोनों कोण है, इन दोनों कोणों में आपसे संबंध क्या रहता है वो समझना है कि जो केंद्र वाला कोण है वो इस शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र का कोण शेष परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना। कब? जब एक ही जीवा द्वारा, जीवा ये ए बी है, इस जीवा ने केंद्र पर कोण बनाया और इसी जीवा ने शीर्ष पर कोण बनाया, या फिर ठीक है कह दूं मैं वृत्तखंड पर कोण बनाया है। इन दोनों कोणों में क्या संबंध रहेगा? फिर तो जो कोण केंद्र वाला है अर्थात ए ओ बी है, वो कोण कौन सी का? ए सी बी का 2 गुना होगा। कोण ए ओ बी, ये कोण ए सी बी का 2 गुना। अभ्यर्थियों मैं यदि आपको यहां मान देता हूं, मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये हमेशा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का। ये जीवा आपको वहां नहीं दी होगी, बस आकृति इस प्रकार की दी हुई होगी। एक वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु ए और बी, इन्हीं दोनों बिंदुओं ने केंद्र पर कोण बनाया और इन्हीं दोनों बिंदुओं ने शेष परिधि पर कोण बनाया। जो परिधि पर बना कोण है शीर्ष केंद्र पर बने कोण का ये आधा है, या फिर ये कह दूं केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना है। हमेशा ध्यान रखना, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना। ये 80 दे दूं तो ये 160 हो जाएगा, ये 50 है तो ये 100 होगा, समझ गए। ये 180 दे दे तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। समझ गए बात को कि जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ठीक, परिभाषा आपको नहीं पूछी जाएगी, आपको कोण 1 डिग्री दे दी जाएगी, दूसरे की डिग्री पूछी जाएगी। यह चीज अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना, और कई बार प्रश्न इसी से पूछा जाता है। बस केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। आगे बात समझ में? ठीक है ना। तो यह चीज ध्यान रखनी। चलिए फिर क्या है, यदि इसी वृत्त में एक की बजाय 2 जीवाएं डाल दे, क्या कह दिया फिर तो? जीवा 1 नहीं 2 है। जैसे एक तो जीवा ए बी और एक दूसरी जीवा मैं डाल देता हूं, ये ए सी, ये 2 जीवा डाल दे, और आपको ये कह दें कि जीवा ए बी और ए सी दोनों बराबर है। जीवा ए बी और ए सी दोनों बराबर है। अब ए बी जीवा है, ये भी केंद्र पर एक कोण बना देगी, और जीवा ए सी है, ये भी एक केंद्र पर कोण बना देगी। ये कोण बना एक तो, और एक ये कोण बना, 2 कोण बन गए। कौन सा? एक तो कोण ए बी ने बनाया कोण ए ओ बी, और ए सी ने बनाया कोण ए ओ सी। ये जो दोनों कोण है, ये कोण किस जीवा ने बनाया? ए बी ने। ये कोण किस जीवा ने बनाया? ए सी ने। कहां बनाए हैं दोनों? केंद्र पर बनाए। अब फिर तो ये जो दोनों कोण है वो आपस में बराबर होंगे। कब होंगे? जब जीवाएं बराबर है, जीवा बराबर है तो केंद्र पर बना कोण भी आपस में बराबर होगा। यह कह दूं मैं कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। आगे बात समझ में? यदि आपको यह देखे दी 2 जीवाएं ए बी और ए सी, ये यदि आपको कह दे 120 डिग्री कोण बनाएगी तो ये भी कितना बनाएगा? 120 डिग्री का। आगे बात समझ में? एक चीज क्या बताई कि जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। फिर 2 जीवाएं यदि बराबर है तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेगी। जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या करेगी? बराबर करेगी। आगे बात समझ में? ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट था, नोट डाउन कर लेना इसको भी। अब देखिए, ये जो एक जीवा है ये केंद्र पर कोण तो बनाती, ठीक है ना, पर परिधि पर केवल एक कोण नहीं, बहुत सारे कोण बना सकती है। जैसे एक कोण तो ये बना दिया इसने, जीवा ए बी ने, दूसरा कोण ये बना दिया, तीसरा कोण मान लीजिए ये बना दिया। किसने बनाया भाई?
इस जीवा ए बी ने। अब फिर तो ए बी जीवा यहां आपको आकृति में खींची हुई दे जरूरी नहीं, ये आकृति में आपको दिखाई नहीं देगी कई बार, पर ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी ऐसे। तो अपने को क्या करना है कि भाई बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इसी बिंदु ए से जाकर के ये कौन बन गया, मान लीजिए ये सी है तो ये डी है और ये ई बन गया। ए और बी से डी बना, ए और बी से भी सी बना, ए और बी से भी ई बना। तो इस ए की जीवा ने शेष परिधि पर जितने भी कोण अंतरित किए हैं वो सभी कोण आपस में बराबर होंगे। क्या कहा मैंने, एक ही जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए ये कोण यदि 40 डिग्री का है तो ये भी 40 का होगा और ये भी 40 का होगा। कब अभ्यर्थियों, एक ही जीवा द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण आपस में बराबर होते हैं, चाहे कितने भी कोण क्यों ना बनाए। मान लीजिए ये कोण बना दिए यहां भी, तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री, यहां बना दिया ये भी कितना होगा 40 डिग्री का, यहां बना दिया ये भी तो कितना होगा 40 डिग्री का। एक ही जीवा द्वारा शेष परिधि पर जितने भी कोण अंतरित करेगी वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। अब यदि कोण यहां इधर बना दे तो ये कोण इनके बराबर नहीं होगा, ये कोण आपस में यहां दूसरा कोई कोण बनेगा, मान लीजिए ये बन गया, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इन दोनों बिंदुओं ने ये दीर्घ चाप पर कोण बनाए तो दीर्घ चाप वाले दीर्घ चाप पर बराबर होंगे, लघु चाप वाले वो आपस में बराबर होंगे। ऐसा नहीं सभी बराबर हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। तो ये जो कोण है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, न कि ये बराबर होंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों कोणों में समस्या क्या रहेगी, विशेषता क्या रहेगी, ये चीज आप समझना चाहो तो क्या समझोगे इसमें। दीर्घ चाप वाला और लघु चाप वाले ये जो कोण है आपस में, इन दोनों में यदि आप विशेषता समझना चाहो तो क्या समझोगे। पीछे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ए बी सी डी हो गया, ठीक है, एफ दे देता हूं मान लीजिए। अब ए एफ बी और सी को ले लेता हूं, तो यहां सी और एफ में क्या संबंध है। अब तो अभी मैंने आपको बताया चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये सी और एफ इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, या फिर ये ई और एफ ले लो तो भी 180 डिग्री। इस प्रकार डी और एफ ले लिया तो भी 180, क्योंकि ये ए एफ बी और डी ये चारों क्या है, वृत्त की परिधि पर है। जब चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब फिर तो आपसे इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई कोण बिंदु ए और बी से दीर्घ वृत्त के बने कोण और लघु वृत्त के बने कोण में आपस में क्या संबंध होगा, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। आगे बात समझ में, तो तीन चीज नोट कर लेना कि वृत्त की एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। दूसरा, एक वृत्त की बराबर जीवाएं परिधि पर केंद्र पर है वो बराबर कोण अंतरित करेगी। तीसरी चीज, एक ही जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर जितने कोण बन रहे वो सभी आपस में बराबर होंगे, लघु चाप पर बनाए वो भी आपस में बराबर होंगे। आगे बात समझ में, तो ये था अपना वृत्त से संबंधित। चलिए आगे वृत्त संबंधित और कौन से कोण बन रहे हैं, यहां देखिए। अब इस वृत्त में क्या है, पी क्यू वृत्त का व्यास है। जैसे ये जीवा थी ए बी, तो ये भी तो क्या है, एक जीवा है। पी क्यू क्या है, जीवा ही है, बट इसको व्यास कब कहते हैं, जब ये केंद्र से जा रही तो इसका नाम बदल दिया, व्यास है, ठीक है। पर यहां अपन मैं इसको क्या कह रहा हूं, जीवा ही कह रहा हूं, ठीक है। अब ये जीवा है वो इस वृत्तखंड में कौन बनाएगी, मान लीजिए ये कौन बना दिया, ठीक है ना। ये केंद्र बिंदु ओ है और इसका नाम देता हूं आर। अब बेटियों ये जो पी क्यू जीवा है वो व्यास है, क्या है ये, व्यास है। तो इस व्यास ने क्या किया कि परिधि पर जो कोण बनाया है वो हमेशा समकोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखना बस। वृत्त के व्यास द्वारा शेष परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। क्या कह दिया, वृत्त के व्यास द्वारा शेष परिधि पर बनाया कोण समकोण होगा। जितने भी कोण बनाएगा वो सारे समकोण होंगे। देखिए ये भी समकोण होगा, यदि यहां बना दे तो भी ये भी क्या है, समकोण होगा। इधर बनाएगा तो भी क्या होगा, समकोण होगा। वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा समकोण होता है। आगे बात समझ में ना, ठीक है। या फिर आपसे यह कहा दिया जाएगा ये चाप है ही नहीं, हटा दिया और ये एक अर्धवृत्त दे दिया, ये क्या है, अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है। तो अर्धवृत्त में बना कोण भी तो क्या होता है, हमेशा समकोण होता है।
शब्द थोड़े चेंज हो सकते हैं भी। अर्धवर्त है, इसका अर्धवर्त का मतलब ये क्या, तो ये तो व्यास ही तो है, व्यास द्वारा शेष परिधि पर बना कोण समकोण, या फिर कह दे अर्धवर्त में बना कोण तो भी क्या होगा, समकोण होगा। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो चीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखने योग्य बात होगी। इस प्रकार की आकृति आपको देख करके कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक, इसकी और इसकी। इसमें तो हमेशा कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसमें यदि पूछे तो आपको यह दिया जाएगा कि एक वर्त देकर के फिर इसमें दो कोण दे दिए जाएंगे ये, और यहां आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री दे दिया तो ये कोण आपसे पूछा जा सकता है। और यहां बिंदु दे दिया जाएगा O, ये दे दिया A, ये भी दे दिया B, ये C और ये D। फिर आपको कहेंगे क्या कि त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में कोण, त्रिभुज AOB में कोण, AOD में कोण D 40 डिग्री है, तो त्रिभुज BOC का कोण C कितना होगा। अब फिर तो यहां आपको देखना है कि A और B, यदि ये इसको अपन जीवा मान ले तो इस जीवा ने A B नहीं कोण D बनाया है और A B नहीं कोण C बनाया है, C भी तो A B से बन रहा है। तो एक ही जीवा द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। जब ये 40 डिग्री है तो ये भी तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। जीवा नहीं खींची, आकृति इतनी ही दी बस, यहां नाम त्रिभुज का दिया, पर ध्यान ये रखना है कि भाई इन्हीं दोनों बिंदुओं ने, अर्थात A और B ने कोण D बनाया और A और B ने कोण C बनाया, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। और एक चीज इसको ध्यान रखना है कि यहां क्या होता है, हमेशा समकोण होगा, ठीक है ना। चलिए अगली एक और विशेषता है वो देख लेते हैं, क्या चीज है। ये है वृत्त अपना, ठीक है ना, ये केंद्र बिंदु। अब इसमें कोई एक जीवा मान लीजिए, जीवा कहीं भी डाली जा सकती है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है जीवा ऐसे ही होगी, जीवा कहीं किसी प्रकार डाली जा सकती है। ये जीवा है, मान लीजिए नाम दे देता हूं A B, ठीक है। अब इस B बिंदु से होकर के एक स्पर्श रेखा खींच दी है, B बिंदु से होकर क्या खींची, एक स्पर्श रेखा, वृत्त के अंदर नहीं है, केवल B बिंदु से होकर जा रही है, वृत्त से बाहर है। तो यहां एक कोण बन गया, दिख रहा है फिर तो ये कोण, ये जो कोण है, अब यदि इस जीवा द्वारा इस भाग में कहीं भी कोण बना दीजिए, मान लीजिए यहां कोण बना दे, ये C दे दिया बिंदु। अब ये जो कोण है फिर तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मान लीजिए इसको E तक दे देता हूं, ठीक है, नाम दे दिया। कौन सा कोण, कोण ABE बराबर होगा कोण ACB। अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि वृत्त की एक जीवा और एक स्पर्श रेखा के साथ में बनाया गया कोण जीवा के एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होगा। अब बेटे इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये क्या था, मैंने पहले आपको ये मिटा देता हूं, देखिए बस ये एक जीवा थी और एक स्पर्श रेखा है, ये तो है स्पर्श रेखा और ये है जीवा। इस जीवा और स्पर्श रेखा के साथ में ये जो कोण बना है वो कोण इस जीवा द्वारा शेष वृत्तखंड में जो कोण बनेगा उस कोण के बराबर होगा, अर्थात इस कोण के बराबर कौन सा होगा, ये कोण होगा। कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, यदि ये कोण आपको 50 डिग्री दे दे तो ये कोण कितना हो जाएगा, फिर तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीवा द्वारा और परिधि द्वारा। अब ऐसा नहीं कि इधर वाला ये कोण ले लो आप, ये कोण और ये कोण ऐसे कर दो, नहीं, ये कोण तो फिर यदि यहां इस साइड का कोण लिया जाए तो इसी जीवा द्वारा इस वृत्तखंड में कहीं कोण बनाना चाहिए, ये जो कोण है ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना, जीवा और स्पर्श रेखा के साथ में बना कोण जीवा के एक की ओर बनाए गए वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। तो ये थे वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अपन ने पढ़ लिए। क्या पढ़ा, वृत्त में वृत्त का एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना। फिर वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, आगे बात समझ में, ठीक। फिर वृत्त के एक ही जीवा द्वारा वृत्त के एकांतर वृत्तखंड में जितने भी कोण बनाए जाते सभी कोण आपस में बराबर होते, ठीक है ना। चलिए, फिर अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण या अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है, या फिर कह दूं व्यास के द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण होता है वो समकोण होता है, ठीक है ना। या ये दे दिया जाता है, ये चीज तो अपन ने पहले बताई, वही चीज है कि भाई एक ही जीवा
द्वारा शेष परिधि पर बने कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए ये दोनों बराबर है, इधर यदि कोण बना तो ये भी दोनों बराबर होंगे, 3 बने 4 बने जितने भी होंगे ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एक ही और होने चाहिए, ठीक है, एक ही वृत्त चाप पर बने होने चाहिए। दीर्घ चाप पर है तो दीर्घ चाप वाले और लघु चाप पर है तो लघु चाप वाले आपस में बराबर होंगे। और यहां एक जीवा और एक स्पर्श रेखा। अब जीवा और स्पर्श रेखा जरूरी नहीं कि ऐसे खींचेंगे, किसी भी दिशा में दी जा सकती है। देख लीजिए जैसे ये वृत्त, जीवा यहां डाल दी, स्पर्श रेखा यहां डाल दी। अब ये जो कोण है मान लीजिए ये कोण, अब इस जीवा द्वारा इस साइड में जो कोण बनेगा ये कोण, इधर का कोण इस कोण के द्वारा, अर्थात ठीक है ना, ये यदि आपको दे दिया जाए 60 डिग्री तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो जीवा द्वारा और स्पर्श रेखा द्वारा बना गया कोण या अंतरित किया गया कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये था अपना वृत्त से संबंधित प्रश्न, जिसमें कोण के किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्या क्या थे, अपन ने सारी चीज समझ ली। तो रेखा और कोण से संबंधित जितना टॉपिक था अपन ने अच्छी तरह से गहराई से समझने की कोशिश की, पूरा समझा आपने, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए। और ये जो तथ्य आज बताए मैंने उनको नोट डाउन कर लेना, फिर तो 90% प्रश्न यहीं से बनेगा। किस में से, एक तो वृत्त से और एक त्रिभुज से, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अपन क्लास में कहीं पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो यहां ये चीज जो आज बताई वो नोट डाउन करके अच्छी तरह से रखना है, बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार का गुमान क्यों दिया जाए, पर विशेषताएं सारी आपको एक ही आकृति पर जहां जहां फॉलो हो रही है वो वहां लागू करनी है। चाहे वो शीर्ष अभिमुख कोण की बात कर लूं, चाहे वो एकांतर कोण की बात कर लें, चाहे संगत कोण की बात कर लें, चाहे ठीक है ना भाई रैखिक युग्म की बात कर लें, तो किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, यदि वो वहां लागू हो रही है तो उन सबको वहां करनी है, ठीक है। त्रिभुज में आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर से जो केंद्र बिंदु मैंने बताया आपको, अंत्य केंद्र, बाह्य केंद्र जिसको परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना, और लंब केंद्र, उनसे बनने वाले कोणों के बारे में अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था रेखा और कोण वाला आज यहीं अपन समाप्त कर रहे हैं, ठीक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए अपने साथ में, थैंक यू।